Hello everyone. In today's lecture, we are going to see investigative reports, template, layout of investigative reports, guidelines for writing a report, which is last topic in your digital forensic syllabus. इसके ऊपर सेमेस्टर एग्जाम में मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है। रिपोर्ट का टेम्पलेट क्या होता है, या फिर रिपोर्ट का लेआउट कैसे होता है, या फिर गाइडलाइंस क्या होती है रिपोर्ट राइटिंग की, ये लिखो। तो इस वीडियो में हम लोग सब इन डेप्थ में देखने वाले हैं। रिपोर्ट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, उसकी गाइडलाइंस क्या है। तो हम लोग देखते हैं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स लेआउट में क्या क्या आता है। रिपोर्ट का जब नाम लेते हो तो आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट या फिर थर्ड ईयर में आपने जो प्रोजेक्ट बनाया उसका रिपोर्ट याद आता रहेगा। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन लिखते थे, एब्स्ट्रैक्ट लिखते थे, किसने वो रिपोर्ट बनाया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखते थे, सर्टिफिकेट रहता था, या फिर प्रोजेक्ट के रिलेटेड लिटरेचर सर्वे मेथोडोलॉजीज रहता था। इन सेम वे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट रहता है, लेकिन एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रहता है, या फिर उसका एक फॉर्मेट रहता है, उसी फॉर्मेट में वो बनाना पड़ता है। अलग अलग कोर्ट का अलग अलग फॉर्मेट हो सकता है, अलग अलग केसेस का अलग अलग फॉर्मेट हो सकता है, सिविल केस का अलग हो सकता है, क्रिमिनल केस का अलग हो सकता है। तो इस रिपोर्ट में डिपेंडिंग ऑन द केस सिचुएशन और डिपेंडिंग ऑन द केस स्ट्रक्चर, रिपोर्ट का साइज भी अलग हो सकता है। कभी कभी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एक पेज का भी हो सकता है, कभी कभी 100,000 पेजेस का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का मोबाइल फोन चोरी हुआ है और पुलिस ने वो रिपोर्ट लिख के रखा, उसे हम लोग एफआईआर बोलेंगे। अभी हम लोग डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो डिवाइस फाइंड आउट करने का। तो उसका रिपोर्ट एक 2-3 पेज का मैक्स टू मैक्स हो सकता है। हम लोग उसमें जीपीएस फॉरेंसिक कर सकते हैं, सिम कार्ड फॉरेंसिक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम लोगों को फोन मिलता है तो उसको वेरीफाई करने के लिए कुछ अलग फॉरेंसिक परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसका रिपोर्ट मैक्स टू मैक्स 2-3 पेजेस का बन जाएगा, या फिर 4-5 पेजेस का बन जाएगा। लेकिन कोई क्रिमिनल केस है, उसमें किसी को मारा है, या फिर पुराना हिस्ट्री है, 10 साल से चल रहा है, इसके रिलेटेड कोई केस है, तो उसका रिपोर्ट बहुत बड़ा बनेगा। उस पे अलग अलग लोग इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करेंगे। तो आपको इतना तो समझा रहेगा कि हर केस पे अलग इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनता है। आप यहाँ पे जो देख रहे हो इसे सैंपल रिपोर्ट कंसिडर कर सकते हो। कोई केस का रिपोर्ट इतना छोटा नहीं होता, लेकिन एज अ सैंपल रिपोर्ट आप कंसिडर कर सकते हो। और जब भी आप कोई रिपोर्ट बनाते हो तो आपको गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। वो गाइडलाइंस क्या होती है हम लोग आगे देखेंगे, बट उसके पहले हम लोग देखते हैं कि रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट होता है। तो पहले आता है टाइटल ऑफ द रिपोर्ट। रिपोर्ट का टाइटल होना बहुत जरूरी है, किस केस के रिलेटेड है उसके रिलेटेड टाइटल होगा। वो टाइटल होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम कोई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा तो उसको समझना चाहिए कि उस रिपोर्ट में एक्चुअली क्या इंक्लूड है। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टिगेटर्स नेम। एक हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है इन्वेस्टिगेटर या फिर इन्वेस्टिगेटर्स नेम, नेम्स। एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने वो परफॉर्म किया है तो एक का नाम रहेगा, 10-15 लोगों ने किया है तो 10-15 लोगों का नाम रहेगा। डेट रहेगा, डेट मेंशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेट पे ही सब डिपेंड है। और क्रोनोलॉजी या फिर चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए डेट एंड टाइम इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट, ये इंटरनल पार्ट है। मतलब साइबर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, डिजिटल फॉरेंसिक वाला हो सकता है, क्रिमिनल वाला अलग डिपार्टमेंट हो सकता है। तो किसने वो परफॉर्म किया है उसके रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। कंबाइन भी हो सकता है, 3-4 लोगों ने एक साथ मिलकर क्या रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। पुलिस का डिपार्टमेंट हो सकता है, सीबीआई का डिपार्टमेंट हो सकता है, सीआईडी हो सकता है, या फिर ईडी हो सकता है। ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट भी एक साथ हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है एग्जीक्यूटिव समरी। ओवरव्यू ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा एंड की फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन, जिसे हम लोग इन शॉर्ट एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। पूरे कंप्लीट रिपोर्ट के बारे में 1-2 पेज में कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहेगा। अगर किसी को पूरा रिपोर्ट पढ़ने का टाइम नहीं है तो ये एग्जीक्यूटिव समरी देख के वो रीड कर सकता है। अभी ये वर्डिंग अलग हो सकता है, हर रिपोर्ट में इसके लिए पर्टिकुलर नाम हो सकता है। अगर किसी रीजनल लैंग्वेज में रिपोर्ट बनाए तो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में उसका नाम हो सकता है। अभी हम लोग बेसिक जो कंटेंट है ये देखने वाले हैं। एग्जीक्यूटिव समरी जिसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, वो पार्ट इसमें आएगा। ये पार्ट अगर कोई रीड करता है तो उसको कंप्लीट रिपोर्ट रीड करने की कोई जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट या फिर बेसिक सा नॉलेज उस रिपोर्ट के बारे में या फिर उस केस के रिलेटेड आ जाएगा। नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन। अभी रिपोर्ट के बारे में या फिर केस के बारे में इन डेप्थ नॉलेज आना स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट आता है पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्यों परफॉर्म किया था इसके बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा। स्कोप क्या था, मतलब कोई केस के रिलेटेड फाइंडिंग निकालनी थी, या फिर क्या केस परफॉर्म हुआ था इसके लिए हम लोगों ने ये इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म किया था, इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगा। देन मेथोडोलॉजी रहेगा, क्या टेक्निक्स हम लोग अप्लाई किए थे या फिर क्या टेक्नोलॉजीज हम लोग यूज करने वाले थे, इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगा। एंड देन टाइमलाइन और डॉक्यूमेंट्स, अगर कुछ टाइम को फॉलो किया है या फिर चेन ऑफ कस्टडी को कैसे मेंटेन किया है इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगा। और कुछ डॉक्यूमेंट्स उसके केस के रिलेटेड या फिर एविडेंसेस हम लोगों को केस के रिलेटेड मिली है तो उनको मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट आता है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ओवरव्यू वाले पॉइंट्स है, इसमें हर केस के रिलेटेड अलग पॉइंट हो सकता है। उसमें आता है कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, की इंडिविजुअल एंटिटीज इन्वॉल्व, रिलेवेंट हिस्ट्री एंड इश्यूज, प्रीवियस हिस्ट्री क्या थी, या फिर क्या कॉन्टेक्स्ट था उस केस के रिलेटेड। इतना सारा इंफॉर्मेशन बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में आएगा। देन आता है इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स। मेथोडोलॉजी में हम लोगों ने क्या स्टेप्स ली उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा। फाइंडिंग्स क्या आई,
और क्या फैक्ट्स हम लोग अभी तक फाइंड आउट नहीं कर पा रहे या फिर अभी तक फाइंड आउट नहीं हुई, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगा। देन मैंने बोला कि एविडेंसेस जो मिलती है, फोटोज हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स हो सकती है, या फिर प्रीवियस चार्ट्स हो सकते हैं, गैलरी में जो फोटो मिलते हैं, वीडियोस मिलते हैं, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो सकता है, इसको ऐड करना पड़ता है। अगर हम लोग रिपोर्ट में तो वीडियो ऐड नहीं कर सकते, लेकिन उसका पाथ या फिर उसका कुछ डिस्क्रिप्शन रहेगा तो वो हम लोगों को ऐड करना पड़ता है। एंड एनालिसिस ऑफ एविडेंसेस, ये एविडेंसेस से क्या एनालिसिस हम लोगों ने परफॉर्म किया या फिर क्या इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने निकाला, ये उसमें डालना पड़ता है। क्योंकि ऐसा समझो कि हम लोगों को मोबाइल डिवाइस मिला है और उसमें बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स है, तो सब कॉन्टेक्ट्स डालने की जरूरत नहीं, जो केस के रिलेटेड है या फिर क्राइम के रिलेटेड है उतने कॉन्टेक्ट्स हम लोग वहां पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आता है डिस्कशन एंड एनालिसिस। डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हो सकता है या फिर उसके हायर अथॉरिटीज हो सकती है या फिर कोर्ट हो सकता है, उन्होंने क्या फाइंडिंग्स फाइंड आउट की थी या फिर क्या इंसाइट दिए थे, चैलेंजेस क्या क्या आई थी, इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डिस्कशन एंड एनालिसिस में आएंगी। नेक्स्ट आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में तो आपको पता ही रहेगा कि केस के रिलेटेड कंप्लीट कंक्लूजन लिखा जाएगा। केस के रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स थी वो मीट हुई है कि नहीं हुई है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा। देन रिकमेंडेशन, अगर कुछ केस के रिलेटेड अगेन कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है या फिर उसमें कुछ की फाइंडिंग्स थी या फिर फ्यूचर स्कोप जिसे हम लोग बोलते हैं, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम लोग रिकमेंडेशन या फिर सजेस्टेड एक्शन बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स इसमें डाल सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ केस परफॉर्म होता है, किस टाइप के एविडेंसेस पे हम लोग डायरेक्ट पहुंच सकते हैं या फिर किस टाइप का कंक्लूजन हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ऐसे फाइंडिंग्स हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। देन आता है अपेंडाइसेस इफ एप्लीकेबल, अगर कुछ रिव्यू बुक हम लोगों ने यूज की है या फिर टेक्निक्स यूज की है, एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए कुछ मेथड्स अप्लाई किए तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो सकता है, या फिर कुछ एविडेंसेस हम लोगों को एक्स्ट्रा मिली है या फिर हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये इस केस के रिलेटेड एविडेंसेस हो सकती है तो उनको ऐड किया जाता है। तो हर केस का रिपोर्ट अलग होता है, हर केस के लिए अलग टेक्नोलॉजीज टेक्निक्स अप्लाई करके रिपोर्ट बनाया जाता है। और रिपोर्ट हमेशा जैसे ही केस का रिजल्ट आता है या फिर जैसे ही केस कंप्लीट होता है उसके साथ बनाया जाता है। इसके गाइडलाइंस है, हम लोग आगे देखते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, वहां पे जाके देख सकते हो। वो अटैक ऑफ 26/11 का रिपोर्ट है। या फिर अगर आपको कोई और रिपोर्ट देखना है तो आप देख सकते हो, मतलब रिपोर्ट कैसे होता है, उसमें एविडेंसेस कैसे रहती है, ये सब आप देख सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप रिपोर्ट पढ़ सकते हो या फिर सिर्फ देख के आपका अंदाजा लगा सकते हो। सेमेस्टर एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिपोर्ट लिखो या फिर रिपोर्ट के कंटेंट लिखो, तो इतना इन्फॉर्मेशन आप बेसिक लिख सकते हो। और गाइडलाइंस भी है, गाइडलाइंस हम लोग देखते हैं। फर्स्ट गाइडलाइन आता है स्टिक टू द फैक्ट एंड अवॉइड पर्सनल ओपिनियंस और बायसेस। हम लोगों को क्या लग रहा था इसके बारे में हम लोग रिपोर्ट नहीं कभी बनाते, क्या फैक्ट्स हम लोगों ने देखी, क्या एविडेंसेस हम लोगों को मिले, क्या एनालिसिस हम लोगों ने परफॉर्म किया, इसके बारे में हम लोगों को रिपोर्ट बनाना पड़ता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये चोर है, मुझे ऐसा लग रहा था कि इसने क्राइम परफॉर्म किया है, इस पे कोई रिपोर्ट नहीं बनाता या फिर इस पे रिपोर्ट कभी नहीं बनाना चाहिए। पर्सनल बायसेस उसमें नहीं डालनी चाहिए, पर्सनल ओपिनियन उसमें कभी नहीं डालनी चाहिए। Second point is use simple, clear, and direct language for easy understanding. कभी कभी क्या हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हम लोग जो बना रहे, वो जो रीड करने वाला है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही उसको आता है ऐसा नहीं हो सकता, या फिर उसको कोई अदर लैंग्वेज आता रहेगा। या फिर हम लोग इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अगर किसी रीजनल लैंग्वेज में बना रहे तो ऐसा भी हो सकता है कि जो रीड कर रहा है उसको वो रीजनल लैंग्वेज इतना डेप्थ में नहीं आता। तो जो रिपोर्ट हम लोग बना रहे हैं वो सिंपल क्लियर एंड डायरेक्ट लैंग्वेज में होना चाहिए। मोस्ट कॉमनली अभी इंग्लिश में रिपोर्ट बनाए जाते हैं। आप नीचे जो मैंने 26/11 का रिपोर्ट जो डाला है वो देख सकते हो, उसमें आपको समझेगा कि बहुत अच्छे से या फिर वेल मेंटेन रिपोर्ट है, किसी को भी रीड करने के बाद इजीली अंडरस्टैंड होगा ऐसा रिपोर्ट है। और एक पॉइंट आता है रिपोर्ट में कभी भी एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए, एक लाइन के दो मीनिंग्स कभी नहीं निकलने चाहिए। एम्बिग्यूस वर्ड्स आपको पता रहेगा, जैसे कि बैंक होता है, बैंक के दो मीनिंग्स है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हम लोग बोल सकते हैं या फिर रिवर बैंक हो सकता है। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि एक सेंटेंस के मल्टीपल मीनिंग्स निकल रहे हैं या फिर मल्टीपल कंक्लूजन पे हम लोग जा रहे हैं, रीडर जो होता है वो कंफ्यूज हो रहा है उस सेंटेंस को रीड करने के बाद, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, क्लियर वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इंक्लूड ऑल रिलेवेंट डिटेल्स बट कीप इन्फॉर्मेशन कंसाइज। क्या होता है कि कोई कोई केस के रिलेटेड हम लोगों को बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है ना कि हम लोग रिपोर्ट में सभी एविडेंसेस डालें, कंसाइज जो इंपॉर्टेंट है उतना ही डालना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑर्गेनाइज द रिपोर्ट्स विद लॉजिकल स्ट्रक्चर यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। ग्राफ्स हो सकते हैं या फिर कुछ हायरार्चिकल ऑर्डर रह सकता है, उसके हिसाब से हम लोगों को रिपोर्ट बनाना पड़ता है। ये टेक्निक्स हम लोग हमारे फाइनल ईयर रिपोर्ट्स में भी अप्लाई करते हैं। हम लोग जो मेन पॉइंट रहता है उसे हेडिंग में डालते हैं, उसके अंदर सब हेडिंग रहेगा तो उसमें मेंशन करते हैं। इस वजह से क्या होता है कि जो रीडर होता है उसको वो रिपोर्ट इंटरेस्टिंग लगता है या फिर उसको इजीली वो रिपोर्ट समझता है। अगर हम लोग डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन देना स्टार्ट कर दे या फिर पूरा रिपोर्ट स्टार्ट से एंड तक एक ही जस्टिफाई फॉर्मेट में लिखा है और एंड तक सिर्फ थ्योरी है, तो किसी को कुछ नहीं समझेगा, किसी को इंटरेस्ट नहीं आएगा रीड करने के लिए। तो जो पॉइंट है उस पॉइंट के हिसाब से विथ प्रॉपर
डायग्राम्स एंड प्रॉपर ग्राफ्स के साथ मेंशन करना चाहिए, तो रिपोर्ट अच्छा दिखता है या फिर रीड करने वाले को अंडरस्टैंड होने में इजी हो जाता है। नेक्स्ट आता है बैकअप योर फाइंडिंग्स विद सॉलिड एविडेंसेस सच एज डॉक्यूमेंट और विटनेस स्टेटमेंट्स। अगर रिपोर्ट में हम लोग कुछ लिख रहे हैं तो उसका एविडेंस हमारे पास होना जरूरी है। किसी ने अगर पॉइंट उठाया कि ये फाइंडिंग्स आपने कैसे निकाली, या फिर कोर्ट ने आपको पूछा कि आपने इसका कंक्लूजन कैसे निकाला, या फिर ये कैसे आप साबित कर सकते हो, तो इसके लिए सॉलिड एविडेंसेस आपके पास होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं या फिर विटनेस स्टेटमेंट्स हो सकती है, इनको रिकॉर्ड करके रखना बहुत जरूरी होता है। इवन हम लोग फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जब प्रेजेंट करते हैं तब हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि आपने ये फाइंडिंग्स कैसे निकाली, आपने ये कोड का रिजल्ट कैसे निकाला। तो वो शो करने के लिए हम लोग स्क्रीनशॉट लेके रखते हैं या फिर हम लोग हमारे रिपोर्ट में उसको ऐड करके रखते हैं, क्योंकि अगर किसी ने पूछा कैसे निकाला तो उसके रिलेटेड एविडेंस हमारे पास होना जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बी स्पेसिफिक विद डेट्स टाइम्स एंड पीपल इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टिगेशन। डेट एंड टाइम क्यों मेंटेन किया जाता है ये तो आपको पता है। चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करना पड़ता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है फॉरेंसिक लिंक लगाने के लिए। लेकिन जो लोग हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन के टाइम यूज किए या फिर जो लोगों से हम लोगों ने बातचीत की है, उनको भी स्पेसिफिक रखना बहुत जरूरी होता है। पर्टिकुलर पर्सन को अगर कोर्ट बोलता है कि इनको बुलाना पड़ेगा, तो इनको शो करना पड़ता है, कोर्ट के सामने दिखाना पड़ता है। तो जो टाइम एंड डेट एंड जो लोग हम लोगों ने केस को सॉल्व करने के लिए या फिर एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए यूज किए, उनको स्पेसिफिक रखना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेंटेन न्यूट्रल प्रोफेशनल टोन थ्रू आउट द रिपोर्ट। मतलब रिपोर्ट जिस फॉर्मेट में हम लोगों ने स्टार्ट किया है या फिर जिस टोन में हम लोगों ने स्टार्ट किया है, टोन का मतलब यही है कि जिस लैंग्वेज में हम लोगों ने स्टार्ट किया है उसी लैंग्वेज में एंड तक लेके जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन बिटवीन आपको समझा कि एक्स वाई जेड पर्सन ने क्राइम परफॉर्म किया है तो आपका कुछ लैंग्वेज ही चेंज हो गया है या फिर एक्स वाई जेड के रिलेटेड कुछ ओपिनियन ही बदल दिया आपने और कुछ एंग्री पॉइंट ऑफ व्यू से आप रिपोर्ट लिखना स्टार्ट कर दिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ये मूवी जैसा नहीं होना चाहिए कि स्टार्ट में न्यूट्रल चल रहा है, इन बिटवीन हम लोगों को विलन समझा या फिर विलन ने कुछ कांड किया तो हम लोग कुछ अलग टोन में मूवी देख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट एक प्रोफेशनल फॉर्मेट में न्यूट्रल फॉर्मेट में रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने पहले ही देखा है, अवॉइड मेकिंग अजम्पशंस और स्पेकुलेटिंग विदाउट सपोर्टिंग एविडेंसेस। जैसा हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट में देखा था कि पर्सनल ओपिनियन या फिर कुछ अजम्पशन हम लोगों को नहीं लगाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता था, मुझे ऐसा लग रहा है इसलिए मैंने ये लिखा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सपोर्टिंग एविडेंस होना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंक्लूड बाय समराइजिंग द इन्वेस्टिगेशन आउटकम्स एंड वेदर द ऑब्जेक्टिव्स वेर मेट। ये हम लोगों ने कंक्लूजन में भी देखा था, यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया था कि आपको सब मेंशन करके स्कोप आपने जो रखा था वो अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब देख के आपको रिपोर्ट को एंड करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है इफ अप्रोप्रिएट प्रोवाइड प्रैक्टिकल रिकमेंडेशंस। मतलब अगर पॉसिबल है तो आपने जो टेक्नोलॉजी यूज की है, आपने जो टेक्निक्स यूज किए, उनको कैसे यूज किया है, कैसे इंप्लीमेंट किया है, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। या फिर आपने मेंशन किया तो वेल एंड गुड, क्योंकि ये नेक्स्ट इन फ्यूचर जो रेफर करता है उस रिपोर्ट को, इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी हो जाता है। नेक्स्ट आता है प्रूफरीड द रिपोर्ट केयरफुली टू एलिमिनेट एरर एंड प्रोवाइड क्लैरिटी। क्या होता है कि रिपोर्ट हम लोग बनाते हैं लेकिन उसमें छोटे से सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन है, ह्यूमन ने रिपोर्ट बनाई है तो गलती हो सकती है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों ने कुछ मशीन को बोला कि रिपोर्ट जनरेट करो और उसने जनरेट कर दिया। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, कुछ वर्डिंग का मिस्टेक्स हो सकता है, या फिर कॉमा फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क का मिस्टेक हो सकता है। ऐसे मिस्टेक्स जो छोटे छोटे होते हैं लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा करते हैं, ऐसे ना हो इसलिए कोई भी रिपोर्ट हम लोग जब बनाते हैं तो उसे प्रूफ रीड करना बहुत जरूरी होता है। प्रूफ रीड से हम लोग जो एरर हुए हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं एंड रिपोर्ट की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रूफ रीड भी दो टाइप का होता है, जिसने वो रिपोर्ट बनाया है वो रीड करेगा, और दूसरा प्रूफ रीड होता है जो अनदर ऑर्गेनाइजेशन का या फिर कॉमन मैन जो है वो रीड करेगा। मतलब उसको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है ऐसा भी देख सकते हैं हम लोग। हम लोगों को इतने गाइडलाइंस मोर देन इनफ है। अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कोई भी 5-6 गाइडलाइंस लिख सकते हो। जनरल टॉपिक है, आपको जो याद आते हैं वो भी लिख सकते हो। इसके अलावा भी कुछ अलग अलग पॉइंट्स हो सकते हैं, वो भी आप डाल सकते हो। लाइक रिपोर्ट कंसाइज एंड क्लियर होना चाहिए, इमीडिएट बनाना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स यूज करके बनाना चाहिए, एडिटर्स का यूज करना चाहिए, जो जो प्रॉपर रिपोर्ट बनाते हैं ऐसे लोगों का यूज करना चाहिए। तो ऐसे पॉइंट्स भी आप ऐड कर सकते हो गाइडलाइंस में। तो इतना इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स के बारे में मोर देन इनफ है। तो इसी के साथ हमारा डिजिटल फॉरेंसिक का होल सिलेबस कंप्लीट होता है। पूरा प्लेलिस्ट हम लोगों ने देखा, स्टार्ट से लेके एंड तक हम लोगों ने ईच एंड एवरी पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हर टॉपिक पे वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड किया है। इसके बाद एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सेमेस्टर एग्जाम एज वेल एज इंटरनल असेसमेंट एग्जाम, इसके लिए वो रहेगा। और उसमें मैंने सब बताया है कि कौन से रेफरेंस बुक्स है, कौन से बुक्स आप यूज कर सकते हो, ड्राइव का लिंक, ये जो कंटेंट मैंने यूज किया है उसके रिलेटेड बुक्स का लिंक, एंड ये जो पीपीटीज है उसके रिलेटेड लिंक मैंने उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है। आप वो वीडियो भी देख सकते हो। अगर कुछ डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में या फिर किसी भी वीडियो के कमेंट में डाल सकते हो, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा।
अभी आप 8वें सेमेस्टर में हो, इसके बाद आप इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोस नहीं देखोगे या फिर स्टडी रिलेटेड वीडियोस नहीं देखोगे, आप पर्टिकुलर डोमेन में शिफ्ट हो जाओगे, आप कंपनीज में शिफ्ट हो जाओगे या फिर आप कोई अदर बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो इस चैनल में आप वापस नहीं आने वाले हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अगर आपका 1% भी हेल्प हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। I hope you enjoyed this content. I wish you best for your future. Till then, happy learning. Thank you.